Hello everyone, welcome to the Manulo classes. In the session of daily news analysis, today is 23rd of May 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affairs of the day. First of all, we are going to discuss to have a thought of the day to have the positive energy. There is a quote from Lord Buddha. Today is the birth anniversary of Lord Buddha. He born in 623 BC in Lumbini, and he is the founder of Buddhism. He said that the three things cannot be long hidden: the sun, the moon and the truth. तो वर्ल्ड में जो तीन चीजें हैं वो कभी भी उनको बहुत लंबे टाइम तक आप छुपा करके नहीं रख सकते। अब वो एक तो हो गया सन, एक हो गया मून और अगला है ट्रुथ, सत्य। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अपनी एक्टिविटीज जो उनकी होती है वो उनको कुछ टाइम तक हाइड करके रखते हैं। मीन्स उनका जो प्योर नेचर होता है, एक्चुअल जो उनका नेचर होता है, वो उसको हाइड करके रखते हैं और कोशिश करते हैं एक गुड पर्सनालिटी, एक अच्छा व्यक्ति, एक गुड पर्सन, एक मोरल एथिकल पर्सन बनने की कोशिश करते हैं या वो दिखाते हैं। बट समटाइम्स, और ये होता है कि कभी ना कभी आपकी जो रियल पर्सनालिटी है वो बाहर आ जाती है और आप उसको हाइड नहीं कर सकते। तो दिस इज द ट्रुथ। तो आप सत्य को कभी छुपा नहीं सकते। Now we are going to discuss the question number 1 from the previous day session. Lieutenant Governor of Delhi is appointed by. Because NCT of Delhi को लेकर के बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं और ये काफी टाइम से न्यूज में है। So you have to find out that who is the appointing authority for Lieutenant Governor of Delhi. Prime Minister, President of India, Home Minister, Chief Minister of Delhi. ये होते हैं President of India. इंडिया के किसी भी स्टेट का जो गवर्नर होता है या यूनियन टेरिटरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही उनको अपॉइंट करते हैं। मींस उसमें होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर वो अपॉइंट नहीं करते। मींस आप ऐसे जान लीजिए कि जो प्रॉपर स्टेट है उसका जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो होता है गवर्नर, और जो यूटीज होती हैं वहां पर होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर। और इनको सबको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? You know, in the last session we also discussed about integrated theater command. इंडियन आर्म फोर्सेस में जो नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों को ही मींस क्या किया जा रहा है, इनका एक इंटीग्रेटेड कमांड बनाया जा रहा है। उसमें सारी फोर्सेस की, तीनों फोर्सेस के जो जवान होंगे, ऑफिसर्स होंगे, वो जॉइंट ऑपरेशंस किया करेंगे। सो यू हैव टू ऑल्सो नो, और ये सब किसके अंडर में होता है? मींस इसमें सबसे ऊपर होते हैं चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। यू नो द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वाज कौन थे? आप मेरे को कमेंट में बताइए कि फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। सो इट इज करंटली जनरल अनिल चौहान। ही इज द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इंडियन आर्म फोर्सेस करंटली हैव। अभी इंडियन आर्म फोर्सेस में जो कमांड्स हैं वो नेवी, इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स, इन सब की जो कमांड्स होती है वो सेपरेट कमांड्स होती हैं, लेकिन टोटल मिला करके टोटल कुछ कमांड्स हैं जहां से ऑल ओवर इंडिया जो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अपने सारे ऑपरेशंस, अपना मैनेजमेंट, अपना कंट्रोल रूम वगैरह जो कुछ भी सब वहीं से डील करते हैं। सो करंटली देयर आर 17 कमांड्स
अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और उसके लिए तीनों फोर्सेस वर्क करती हैं। 7 जो कमांड्स हैं वो इंडियन आर्मी की हैं, और 7 कमांड्स हैं वो इंडियन एयर फोर्स की हैं, और बची हुई जो 3 कमांड्स हैं ये इंडियन नेवी की है। तो अभी इतनी सारी कमांड्स इंडियन डिफेंस फोर्सेस में है। द क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वाज रिकमेंडेड बाय विच कमिटी? पहले इंडियन फोर्सेस में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं होता था। जो भी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ होते थे वो डिफेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करते थे, लेकिन अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया जो कि डिफेंस की सारी एक्टिविटीज को देखते हैं, और उसके ऊपर फिर होते हैं आपके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। सो ये कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी 1999 में। आपको पता होगा कि पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर भी हुआ था 1999 में, तो उसी का रिव्यू करने के लिए कमेटी बनी थी, और उस समय पर रिकमेंड किया गया था कि भाई इंडिया में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एक पोस्ट होना चाहिए, जो 3 हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उन सबको एक ही ऑफिस से कोऑर्डिनेट किया जाए, ना कि डिफरेंट ऑफिस से। सो 1999 में ये सब रिकमेंड हुआ, लेकिन एंड में जाकर के अभी जब 2-3 ईयर्स अगो जाकर के हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पोस्ट है वो क्रिएट किया गया है, न्यू गवर्नमेंट जब आई। सो विच रेंज ऑफ द हिमालयाज इन नॉर्थ मोस्ट पार्ट? अब यहाँ पर नीचे आपको कुछ हिमालयन रीजन की माउंटेन रेंजेस के नेम्स दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से सबसे नॉर्थ में कौन सी है। ये न्यूज में क्यों है कि अभी हिमालयन रीजन में कंस्ट्रक्शन वगैरह, होटल कंस्ट्रक्शन वगैरह का कुछ मैटर था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस मैटर पर क्या कर दिया, बैन लगा दिया कि आप हिमालय को हानि पहुंचा रहे हैं, और उसमें आपको बहुत अच्छे से पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा, तब जाकर के आपको परमिशन मिलेगी। बिकॉज उनको परमिशन जो मिली थी वो सिंगल विंडो के थ्रू उन्होंने परमिशन ले ली थी, और एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट उसमें नहीं हुआ था कि आप जो होटल बना रहे हो 90 एकड़ में, इसका एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वो रिपोर्ट आपने नहीं प्रिपेयर की थी, और बिना ही उसके आपने जो होटल बनाना स्टार्ट कर दिया। और ये शिवालिक रेंज की होटल थी, वहां पर बना रहे थे इस होटल को, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक दिया। तो आपको अब इसमें ये बताना है कि सबसे नॉर्थ में कौन सा है। देखो ऐसे है ना ये हिमालयन रेंजेस, माउंटेन रेंजेस, तो सबसे नॉर्थ में कौन सी है ये आपको बतानी है। इसकी एक मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, काला है ना, और जा, पी, धो और शी, ये मैंने आपको बताया था। तो सबसे ऊपर होती है आपकी काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार, और फिर आपकी शिवालिक। तो सबसे ऊपर हमारी हो गई काराकोरम, फिर हो गई आपकी लद्दाख, ठीक है, और फिर हो गई आपकी जास्कर, फिर हो गई आपकी पीर पंजाल, फिर हो गई धौलाधार, और बाद में शिवालिक। तो ये इनका एक ट्रिक है, इससे आप लर्न कर सकते हो, ये रिपीटेड क्वेश्चन से यहाँ से आते रहते हैं। सो काराकोरम इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इन द हिमालयाज। अब हम डिस्कस करते हैं अनदर क्वेश्चन को, अभी 2 क्वेश्चन और हैं बस। क्वेश्चन नंबर 6, द ब्लैंक, आपको फिल इन द ब्लैंक को फिल करना है। द एरिया इन गुजरात इज ऑल्सो होम टू द फ्लेमिंगो सिटी ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट फ्लेमिंगो ब्रीडिंग साइट इन द कंट्री। अभी लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि 30 फ्लेमिंगो का एक फ्लॉक था, और वो एक जेट से टकरा गए, और 30 के 30 की डेथ हो गई। हो सकता है वो ज्यादा भी रहे हो, अभी तो 30 के ही हमको जो है कैराकसेस मिले हैं, उनकी डेड बॉडी मिली है। तो फ्लेमिंगो मीन्स इंडिया का बड़ा एक सुंदर सा पक्षी होता है, बर्ड होती है, और इसकी डेथ हुई है बड़े लेवल पर, और इंडिया में इस पर काफी डिस्कशन चल रहा है कि भाई इस तरीके से अगर ये हमारे बर्ड्स वगैरह को हम हार्म करेंगे तो ये अच्छा नहीं है एनवायरनमेंट के लिए। सो कहाँ पर है ये फ्लेमिंगो सिटी, किसको कहा गया है? सो ये कहाँ पर है, ये है आपकी रण ऑफ कच्छ, गुजरात में, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अनदर टाइप से पूछा जा सकता है
कि which place in India is known as Flamingo City? So it is Kutch National Wildlife Sanctuary. This place is also known as Flamingo City because यहाँ पर फ्लेमिंगो की जो नंबर्स हैं, जो उनकी पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा है। अब इसका जो नाम दिया था फ्लेमिंगो सिटी, वो दिया था सलीम अली। तो सलीम अली जो है थे इंडिया के ऑर्थोनोलॉजिस्ट थे, बहुत ही फेमस, और बर्ड्स पर इन्होंने इंडिया में बहुत रिसर्च की थी, बहुत स्टडीज की थी। अब हम चलते हैं टुडेज करंट अफेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं क्या कि एक नया ही इंटरनेशनल लेवल पर घटना हो रही है कि आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन, तीनों ही कंट्री ने यह कहा है कि हम पैलेस्टीन को एक कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे, और ये अब एक मींस इंटरनेशनल लेवल की एक बड़ी इवेंट है। ठीक है, तो आपको इस पर नजर बना के रखनी होगी कि इसमें क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। तो आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन उन्होंने अनाउंस किया कि आने वाले कुछ टाइम में हम पैलेस्टीन को एक स्टेट का, एक कंट्री के फॉर्म में हम रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, जबकि अभी रफाह वाले रीजन में अटैक वहां पर चल ही रहे हैं। इनका ये कहना है कि अगर देखो इजराइल तो पहले से एक कंट्री है ही, और साथ में कौन है, पैलेस्टाइन, जो उनका इशू है इजराइल के साथ में, तो कह रहे हैं कि इजराइल भी एक कंट्री रहे और पैलेस्टीन भी एक कंट्री है, और दोनों आपस में मीन्स जो है दोनों एक नेबर की तरह वहां पर रह सकते हैं। ठीक है, तो इस पर कहा इजराइल अब इससे बड़ा नाराज हुआ है। इजराइल का ये स्टैंड है कि भाई ये जो पैलेस्टीन है, पैलेस्टीन के नाम पर जो हमास के जो टेररिस्ट हैं वो अपने वॉक कर रहे हैं, लोगों की किलिंग कर रहे हैं। एक ही बार में उन्होंने 1200 पीपल को मार डाला, पूरा टेररिस्ट इनका नेटवर्क है। तो अगर ऐसे सपोज करो कि इंडिया में, यूपी में कोई एक डिस्ट्रिक्ट हो और वहां के कुछ लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर दें और अटैक वगैरह करना स्टार्ट कर दें, आने वाले टाइम में ये इतने पावरफुल हो जाएं, अपने टेररिस्ट अटैक वगैरह करना स्टार्ट कर दें कि ये बोलने लग जाए कि वी वांट टू मेक इंडिपेंडेंट कंट्री, और वो कंट्री बनने की बात करें। तो क्या ऐसी सिचुएशन में इन लोगों को, जिन्होंने हमेशा टेररिज्म का जो है सहारा लिया अपनी बातों को मनवाने के लिए, कि इन्होंने डेमोक्रेटिक तरीके से तो कोई काम किया नहीं, तो क्या ऐसी सिचुएशन में हम उनको एक इंडिपेंडेंट कंट्री का अगर स्टेटस दे देंगे तो इट मीन्स हम उनको अवार्ड कर दे रहे हैं, हम रिवार्ड कर रहे हैं उनको, किसको, टेररिज्म को। तो ये कहना है इजराइल का। इजराइल ने ये कहा कि भाई उसके जो ये तीनों कंट्रीज को एम्बेसडर्स हैं उनको बुला लिया और कहा अपना जो मीन्स अपना एक अपोजिशन है उसको उन्होंने रेज किया और कहा कि रिवार्डिंग टेररिज्म, कि आप इस तरीके से कि कोई भी एक ग्रुप खड़ा हो जाएगा और टेररिज्म का रास्ता चुन लेगा, चूज करेगा, और बाद में फिर वो डिमांड करेगा इंडिपेंडेंट स्टेट की, तो फिर ये तो हम टेररिज्म को रिवार्ड करने जैसा हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यूएन मेंबरशिप की, कि जो कंट्रीज होते हैं उनको यूएन की मेंबरशिप मिल जाती है। क्या अभी स्टेटस है, द अनाउंसमेंट्स बाय द यूरोपियन कंट्रीज कम वीक्स आफ्टर इतना 143 of 193 countries in United Nations General Assembly voted for full membership of the UN for the state of Palestine. तो टोटल अभी जो 193 कंट्रीज हैं उनमें से 143 कंट्रीज ने कहा था कि पैलेस्टीन को एक अलग कंट्री का स्टेटस दे दिया जाए। इसमें अब कुछ यूयू के कंट्रीज हैं जो सपोर्ट में है, कुछ उसके अगेंस्ट में है। ठीक है, कुछ जो बेंजामिन नेतन्याहू है इजराइल के पीएम, उसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं बहुत, मीन्स अपने अपने डिफरेंट स्टैंड्स पर। बिकॉज इंटरनेशनल जो रिलेशंस होता है उसमें कोई भी न तो परमानेंट फ्रेंड होता है और न ही परमानेंट एनिमी होता है। सारे कंट्रीज के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं और उसी के बेसिस पर वो काम करते हैं। अभी तक की अगर हम बात करें, थोड़े से बैकग्राउंड में अगर जाएं, तो नॉर्वे जो कंट्री है जो अभी पैलेस्टीन को स्टेटहुड देने की, मतलब रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहा है, तो इसने काफी बड़ा रोल, काफी टाइम से इसने रोल प्ले किया है कि इजराइल और पैलेस्टीन का मैटर सॉल्व हो जाए। ठीक है, उसके लिए बीच में ओस्लो पीस अकॉर्ड्स भी साइन हुए थे 1990s में, है ना। तो कुछ समय तक उसे पीस भी रही, आगे चीजें चली, लेकिन अल्टीमेटली फिर से जो है अटैक हो गया।
फिर से जो है चीजें बिगड़ने लग गई। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि इजराइल का अपना स्टैंड है कि पैलेस्टीन एक कंट्री को हम नहीं बनवाएंगे अपने यहाँ, और बाकी बहुत सारे कंट्रीज हैं ऐसे जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो ओस्लो पीस अकॉर्ड है, ये अपने आप में हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिस्कस कर लेना। आप थोड़ा सा इस पर पढ़ लेना कहीं से एक बार सर्च करके गूगल पे। बाकी आई विल ऑल्सो डिस्कस दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस। नाउ रशियन डिवाइसिव स्पीचेस ईसी टेल्स बीजेपी कांग्रेस। अब आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपनी अपनी स्पीचेस में बहुत सारे वर्ड्स का यूज करते हैं, कभी रिलीजियस लाइंस पर यूज करते हैं तो कभी जो है कास्ट लाइन पर यूज करते हैं। ठीक है, तो अब कांग्रेस तो एक नया ही नैरेटिव चला रही है, ये मेरा कहना नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वर्ड्स हैं। तो जो कांग्रेस बार बार कह रही है कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट में आएगी तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको खत्म कर देगी। अभी तक तो कोई आई थिंक दुनिया में है नहीं, इंडिया में तो है नहीं, कि जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को एबॉलिश कर दे। ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, चाहे कोई पार्टी कितनी भी बड़ी जो है पावर में आ जाए, बिकॉज ऊपर बैठी हुई है जुडिशरी। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उनको पता है कि ये सब जुमलेबाजी है और कोई भी पार्टी आकर के कॉन्स्टिट्यूशन को अबॉलिश नहीं कर सकती। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने कहा है कि हम दोनों ही पार्टीज को उन्होंने नोटिस भेजे हैं कि आप अपने स्टार कैंपेनर्स को कहो कि कोई भी ऐसी लाइंस पर कोई भी ऐसी स्पीचेस ना दे जो लॉन्ग टर्म में इंडियन सोसाइटी को बांट दे, इंडियन सोसाइटी की जो यूनिटी है उसको हार्म करे। और आप कुछ दिन के इलेक्शन के लिए इंडियन सोसाइटी पर ऐसे अटैक मत कीजिए कि लॉन्ग टर्म में फिर इतने बड़े हार्म्स हो कि हम उनको रिपेयर ना कर पाए। ठीक है, जैसे आपको अगर ध्यान हो तो 1916 में जो है लखनऊ पैक्ट हुआ था और उसमें कम्युनल बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर जो कुछ डिमांड थी मुस्लिम लीग की, उनको एक्सेप्ट कर लिया गया था। और वहां से चीजें इतनी आगे बिगड़ती चली गई कि एक नया कंट्री बन गया, वो डिमांड इतनी आगे बढ़ती चली गई। तो कहते हैं ना कई बार कि जब छोटा बच्चा हो तभी उसको कंट्रोल में रखो, अगर स्टार्टिंग से ही आपने उसको बिगड़ने दिया तो फिर आपके हाथ नहीं आने वाला वो। और वही इंडिया के साथ में हुआ जो इंडिया का पार्टीशन हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन ड्रग विद वेटनरीज लेवल पुट्स गवर्नमेंट बॉडी इन अ सूट। हुआ क्या है, कर्नाटक के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, उसमें कुछ ड्रग्स सप्लाई हुई और उन पर लेबल किसका लगा हुआ है, उन पर लेबल लगा हुआ है कि वो एनिमल यूज के लिए है। और वहाँ के कर्नाटक के हॉस्पिटल्स में उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और ह्यूमन के लिए वो बहुत सारे लेबल उनका यूज भी हो गया। अब जब बाद में पता चला कि इन पर तो जो है लेबल लगा हुआ है वो एनिमल्स वाला है। देखो ये जो यहाँ पर इन्होंने बाद में, ये जो मैं आपको लाइन दिखा रहा हूँ, बाद में इन्होंने मार्कर वगैरह लगा से इनको जो है डिलीट करने की कोशिश की है। अब अगर कोई भी कंपनी ऐसा करती है कि अपने लेबल वगैरह को अगर चेंज करती है तो वो जो इंडिया का जो ड्रग्स कंट्रोल एक्ट है, ठीक है, वो उसको एक क्राइम बताता है। अब हुआ क्या है, कंपनी ने तो ये बोल दिया साहब कि जो लोगो था वो मिसप्रिंट हो गया है, बाकी जो मेडिसिन हैं वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ही है। ठीक है, तो ये देखो कितना बड़ा ये अपने आप में मिस हैपनिंग है, क्योंकि हो सकता है कि इसमें कुछ और भी छुपाया गया हो चीजों को, कि वो सप्लाई कर दी, बाद में फिर लोग पैनिक न हो जाएं कि वहीं की वहीं चीजों को कवर करने के लिए, है ना। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। अब मुझे ध्यान है कि इंडियन आर्मी में बहुत सारी जो मेडिसिन हैं, इंडियन आर्मी के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें से बहुत सारी जो मेडिसिन थी वो कैसी थी, फेक मेडिसिन थी, वो बाद में पकड़ी गई थी, है ना। तो ऐसा भी होता है। पुणे एक्सीडेंट, माइनर ड्राइवर्स बेल कैंसल्ड, सेंट टू ऑब्जर्वेशन होम। आपको पता होगा कि वो पोर्शे नाम की एक पोर्शे कंपनी की जो कार होती है वो ड्राइव कर रहा था एक लड़का 17 ईयर्स ओल्ड, और उसने 2 लोगों को मार डाला कार से। और ये लड़का जो था वो ड्रिंक किए हुआ था, वो ड्रंक था, और इसने डेथ कर दी 2 लोगों की। अब हुआ क्या, जब कोर्ट में केस गया तो उन्होंने इसको बेल दे दी। और गजब की बात देखो कि इसको क्या बोला कि आप एक 300 वर्ड का एक ऐसे लिखो
है ना, इन 2 लोगों की डेथ पर, और उसको तुरंत की तुरंत डेथ दे दी, सॉरी वो मीन्स बेल प्रोवाइड करा दी। अब इस पर लेकर के बहुत सारी पॉलिटिक्स लोग, भाई आपको भी यही लगेगा ना कि जिसने 2 लोगों की डेथ कर दी, इतना अमीर परिवार, ठीक है, और अगर इस तरीके से लोगों को वो कुचलते फिरेंगे, उनकी डेथ को कॉज कर देंगे, तो उनको अगर इतनी जल्दी बेल दे दोगे आप, तो लोगों का तो फिर जो जस्टिस है उससे तो भरोसा उठ जाएगा लॉ से। तो फिर तो लोगों को यही लगेगा ना कि अगर आपके पास में पैसा है तो आप कुछ भी कर दीजिए, आपको बेल वगैरह भी मिल सकती है। बाकी यही काम अगर किसी छोटे मीन्स किसी गरीब आदमी के रिक्शे से होता, किसी की बाइक से हो जाता, तो क्या उसको बेल मिलती, आप बताओ मेरे को? तो कतई उसको बेल नहीं मिलती। तो इसमें ये निकल कर क्या रहा है, बात यह है कि इसके जो दादा हैं इस लड़के के, ठीक है, उनका केस ऑलरेडी सीबीआई हैंडल कर रही है, और उनके दादा का एक मैटर है जो कि छोटा राजन के साथ में है। छोटा राजन अगर आप इसको समझेंगे तो ये एक अंडरवर्ल्ड डॉन है, इनको पैसे को लेकर के इनका आपस में मैटर भी है, ठीक है। तो ये जो फैमिली है ये अग्रवाल फैमिली है, और ये कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं है, बड़ी तगड़ी फैमिली है। अब इस केस में हुआ क्या है, इनके फादर को अरेस्ट कर लिया गया, और जहां से इन्होंने शराब जो है लिकर परचेज किया था इस लड़के ने जो ड्राइव कर रहा था, उसके जो एम्प्लॉय हैं जो उस शॉप पे उस समय उन्होंने इसको सेल किया था लिकर को, उनको भी अरेस्ट कर लिया है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जब जो जुवेनाइल पर्सन होता है 18 ईयर से कम का, तो अगर वो अपनी गाड़ी से, बाइक से, कार से कुछ भी अगर एक्सीडेंट करता है, डेथ करता है, तो उसके गार्जियन हमेशा रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपने ये कार उसको क्यों दी। तो आप बताइए कि क्या अगर इस तरीके से अमीर लोगों के बच्चे अगर इस तरीके से बाइक वगैरह कुछ भी चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, और जा करके किसी की डेथ कर देंगे, अब उनके पास में पैसा है तो कैसा भी हो एक तक बड़े से बड़ा एडवोकेट हायर कर लेंगे और उनको बेल मिल जाएगी। तो आपका क्या कहना है कि क्या गरीब आदमी को भी इस तरीके से बेल मिलनी चाहिए? आप बताइए कि कैसे इन एक्सीडेंट वगैरह को हम रोक सकते हैं। नो लीगल मैंडेट टू शेयर वोटर टर्नआउट विद पब्लिक, ये कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक एनजीओ है, इसने फिर से केस फाइल किया था और सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है। इसका यह कहना है कि जितने भी पोलिंग बूथ है उन पर जब भी वोटिंग होती है उन सबकी हमको डिटेल चाहिए और उसको पब्लिक डोमेन में लेकर के आओ। तो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई इस पर कोई लॉ तो है नहीं, तो जिस लॉ में ये लिखा हो कि ऐसा करना इलेक्शन कमीशन के लिए कंपलसरी है, वो तो हम अपनी ही तरफ से वॉलेंटरी इनिशिएटिव लेकर के ऐसा कर रहे थे, ऐसा कोई लॉ तो नहीं है, ठीक है। तो ये इनका कहना है। नॉर्मली होता क्या है कि जब भी किसी बूथ पर इलेक्शन हो जाते हैं तो वहां जो कैंडिडेट होता है, जो सपोज करो आप एक कैंडिडेट है और आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको उस दिन उस बूथ पर कितनी वोटिंग हुई, कितने लोगों ने वोट की, वो सारी डिटेल का एक पेपर आपको दे दिया जाता है। तो मतलब जितने भी कैंडिडेट होते हैं सबको एक एक जो फॉर्म दे दिया जाता है, उस फॉर्म का नाम होता है 17C, ठीक है। तो एजेंट होते हैं उनको दे दिया जाता है वो फॉर्म। अब ये जो क्या नाम है इसका, एडीआर, ये डिमांड कर रही है कि इसको पूरा वेबसाइट वगैरह पे पब्लिश किया जाए सारी डिटेल्स को, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ने किया कि ये तो हम अपनी मर्जी से इसमें पहले करते थे एक अच्छी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, इस पर कोई लॉ नहीं है कि हमको इसको कंपलसरी विद इन सर्टेन आवर्स वी हैव टू अपडेट और अपलोड ऑल द डिटेल्स, बोला हम तो कर रहे थे। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का जो चार्टर है वो 20 मई को एनफोर्समेंट इसका हो चुका है। मैं इसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा कि बिम्स्टेक है क्या। इसका अभी आप फुल फॉर्म जान लीजिए क्या है कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये कुछ कंट्रीज हैं, इन्होंने आपस में मिलकर के ग्रुप बनाया, और वो ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार और इंडिया। इनके नेम आप जरूर मतलब माइंड में रख लेना, क्योंकि ऐसे जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें इंडिया का बड़ा रोल हो, उनके मेंबर्स पूछ लिए जाते हैं कई बार कि कौन इसका मेंबर है और हु इज नॉट इट्स मेंबर। तो अभी तक ये जो बिम्स्टेक था वो नॉर्मली फंक्शन कर रहा था और इनफॉर्मल तरीके से वर्क कर रहा था, लेकिन अब इन्होंने जैसे कि यूएन का अपना एक चार्टर है जो 1945 में आया था,
वैसे ही इन्होंने बिम्स्टेक का भी अपना एक चार्टर फ्रेम कर लिया और उसको 20 मई से एनफोर्स भी कर दिया। आने वाले टाइम में इस पर मींस आर्टिकल्स भी आएंगे पक्का, द हिंदू वगैरह आर्टिकल इसमें लेकर के आएगा, तो तब हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस ये देख लीजिए कि बिम्स्टेक को 1997 में उस समय फाउंड किया गया था, जिससे कि जो कंट्रीज हैं इंडिया के पास के, इनके साथ में इंडिया के रिलेशन अच्छे हो सके और सब मिल करके वर्क कर सके अपनी इकोनॉमिक और प्रोस्पेरिटी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इसमें से एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि वर्ल्ड का बड़ा ही फेमस जो प्राइज है, दैट इज इंटरनेशनल बुकर प्राइज। और ये किसको मिला है? ऐसे क्वेश्चंस एलेट या ओलेट या जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनमें खूब आते हैं। इन्होंने अपनी एक बुक लव स्टोरी लिखी थी, कोई एक लव स्टोरी है जिसका नाम है कैरोस, और कैरोस लव स्टोरी इनकी अच्छी खासी फेमस हुई और बुक अच्छी थी। और इसके राइटर थे जर्मन राइटर जेनी एपनबैक, ठीक है, और इसका ट्रांसलेशन भी किया था माइकल हॉफमैन ने, ठीक है। तो ये इन्होंने बुक लिखी थी और इसके लिए मिला है इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज। नेक्स्ट सेशन में या क्लास में हम इसको डिस्कस कर देंगे कि ये बुकर प्राइज क्या होता है, किस लैंग्वेज में मिलता है, सबसे फर्स्ट किसको मिला, कौन ऐसा इंडियन पर्सन है जिसको मिला हो ये, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे इसको बाद में नेक्स्ट सेशन में। प्लस अभी चाइना जो है वो बैन कर रहा है उसकी यूएसए की कुछ कंपनीज पर सैंक्शन लगा रहा है। मोस्टली हम ज्यादातर ये सुनते हैं कि सैंक्शन की जब भी बात आती है तो यूएसए ही सैंक्शन लगाता है मोस्टली, है ना, लेकिन इस बार चाइना ने भी सैंक्शन लगा दिया है यूएसए की कुछ कंपनीज पर। चलिए आज के सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं, कल फिर मिलते हैं न्यू टॉपिक्स के साथ में। सो बाय बाय, टेक केयर।